नीता नगरी is sponsored by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। भगवान इनकी मन्नतें सुनते रहे, क्योंकि छेड़ा जी की मिनी मार्ट चलती रही। लॉकडाउन में जिंदगी चली, क्योंकि लोकल दुकानें चली। खाता बुक की ओर से इन सभी लोकल दुकानदारों को दिल से सलाम। राजदीप जी, आप जनता के सवालों के लिए तैयार हैं? बिल्कुल जी। पहला सवाल है सुजॉय शुभम का। आपको बोला जाए आपकी नजर में आजादी के बाद के भारत के सर्वश्रेष्ठ मुख्यमंत्री कौन? किसी भी पार्टी किसी भी राज्य के हो सकते हैं, बताइए। अरे ये बहुत मुश्किल सवाल है। ये कैसा सवाल है यार कि बढ़िया सवाल है, जवाब दीजिए। नंबर 1 मुख्यमंत्री कौन 1947 से? जी यार मैं बता देता हूं, मेरी हाँ। लिस्ट में पहले नंबर पर हैं के कामराज। के कामराज के मुख्यमंत्री रहते हुए और आर वेंकटरमन जो बाद में हमारे देश के राष्ट्रपति भी बने, उनके इंडस्ट्री मिनिस्टर रहते हुए तमिलनाडु में सबसे पहले सड़कें बनी, गांव को जोड़ने वाली, बड़े पैमाने पर बिजलीकरण हुआ। और इन दो चीजों की वजह से और शिक्षा में निवेश की वजह से वहां पे जो औद्योगिकीकरण हुआ, उसकी वजह से तमिलनाडु आज भी आप जीडीपी के लिहाज से देखें, सब चीजों के लिहाज से पावर हाउस है। और इसलिए वहां आज भी बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स मुमकिन है। और मिड डे मील की स्कीम भी, कैसे बच्चों को लाया जाए, शुरू में लोगों ने खिल्ली उड़ाई, वो भी तमिलनाडु से आई है। इसलिए मैं इसमें इस लिस्ट में के कामराज को जरूर रखूंगा। मेरे राज्य से अगर मैं कहूँ तो यशवंतराव चव्हाण। उन्होंने एक मॉडर्न महाराष्ट्र, क्योंकि जिस तरह से आज हम इंडस्ट्रियलाइज मॉडर्न प्रोग्रेसिव महाराष्ट्र की बात जब हम करते हैं, तो मुझे लगता है यशवंतराव चव्हाण का नाम आपको जोड़ना ही पड़ेगा उसके साथ। अब वो दिल्ली आए और उतने यशस्वी नहीं रहे, लेकिन महाराष्ट्र में मुझे लगता है उन्होंने एक तरह से दिखाया कि किस तरह से एक नया प्रोग्रेसिव मॉडर्न महाराष्ट्र की एक नींव उन्होंने इस लिस्ट में मैं बंसीलाल के पहले दो कार्यकाल को रखूंगा, 1974-75। बंसीलाल ने अगेन जिस तरीके से बिजली के लेवल पे साउथ हरियाणा वगैरह में बिल्कुल मिशनरी मोड में काम किया। मिश्रा जी उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। जो पूरा हाईवे टूरिज्म शुरू हुआ, जगह जगह चीजें बनी, उसको लेके बंसीलाल को लेके बहुत रिजर्वेशन है। इमरजेंसी में उनका जो रोल रहा, इंदिरा के प्रति जो उनका भक्ति भाव रहा, बाद में शराबबंदी को लेकर उनकी सनक रही, लेकिन बंसीलाल के जो शुरुआती कार्यकाल है वो बहुत कमाल के हैं। और मेरी अगली एंट्री से राजदीप जी शायद सहमत ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस लिस्ट में नरेंद्र मोदी जरूर होने चाहिए। नरेंद्र मोदी की कुछ सेक्टर्स में परफॉर्मेंस क्वेश्चनेबल है, जो सोशल इंडेक्स से जुड़े हुए हैं, जो अभी दिख भी रहा है, इसमें हेल्थ और एजुकेशन है। लेकिन पानी को लेकर नरेंद्र मोदी ने जो गुजरात में काम किया है, बिजली को लेकर जो उन्होंने काम किया है, रूरल सेक्टर में बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन बड़ी मुसीबत की चीज हुआ करती थी, ना बिजली के बिल वसूले जा सकते थे ना कुछ। और तीसरा, अपने राज्य में मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज को आकर्षित करूं, इन दो तीन चीज। राजदीप जी कहेंगे कि पहले से इंडस्ट्रियल था, लेकिन सर आप एक उसका एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है कि नैनो ममता बनर्जी ने और वहां पे पश्चिम बंगाल ने कैसे किया, और कैसे रातों रात वो टाटा को लेकर आते हैं, जमीन देते हैं। तो इन दो तीन चीजों को लेकर मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी भी इस लिस्ट में होंगे। आपने सही कहा, मोदी जी ने पानी के मसले को लेकर या बिजली खासकर के मसले को लेकर अच्छे कुछ कदम उठाए, लेकिन कई मुख्यमंत्रियों ने उठाए हैं। जयललिता, इन्वेस्टमेंट्स इन तमिलनाडु आर ग्रेटर देन दे आर इन गुजरात, बट जयललिता का नाम कभी तमिलनाडु मॉडल का नाम आप नहीं लेते हैं, आप गुजरात मॉडल का नाम लेते हैं, बिकॉज मार्केटिंग वाज गुड। ईएमएस राजदीप जी, उसकी एक और वजह है, जयललिता पे करप्शन के बहुत सारे इल्जाम हैं। अरे सजा हुई है सर, प्लीज इस्तीफा देना पड़ा है। सर एवरीबॉडी हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जयललिता पर करप्शन के इल्जाम लगे, मोदी जी पर 2002 के बाद कि आप दंगे रोक नहीं पाए, ये भी इल्जाम लगा। प्लीज अंडरस्टैंड, हर व्यक्ति पर कुछ ना कुछ अच्छी चीजें होती है और कुछ कमियां होती है। ईएमएस नंबूद्रिपाद लीजिए आप केरल में, उन पर एक कहा जाता है जिस तरह से उन्होंने शिक्षा को जोर दिया इन एन अर्ली स्टेज ऑफ केरला's ग्रोथ, उन पर। लेकिन ये भी कहा जाता है कि उन्होंने, कम्युनिस्ट ने प्राइवेट इंडस्ट्री खत्म कर दी केरल में।
तो कुछ चीजें हर व्यक्ति जो करता है वो अच्छी भी होती है. करुणानिधि एंड जयललिता may have given Tamil Nadu a certain sense of industrial progression and good social indices. हर राज्य में देवराज अर्स, मैंने तो पहला नंबर पे कामराज को रखा है, इसीलिए कर्नाटका में देवराज अर्स, उनका भी नाम जुड़ा जाता है कि ट्रांसफर हेल्प इन द. राजदीप जी, इसमें मुझे लगता है कि हमें थोड़ा ये देखना चाहिए कि एक मुख्यमंत्री कितने लंबे कार्यकाल तक रहा और कितना लॉन्ग लास्टिंग असर रहा. मैं देवराज अर्स का नाम मेरे जहन में आया था, और भी कई, जैसे अब आप ज्योति बासु को लीजिए. अब आप ज्योति बासु 25 साल तक रहे, राइट. आज तो आपको कुछ अच्छा नहीं दिखता लेफ्ट में, क्योंकि आपको लगता है लेफ्ट ने खत्म किया बंगाल में, और कई लोग कह सकते हैं कि लेफ्ट ने बिल्कुल इंडस्ट्री खत्म कर दी. लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने, मुझे लगता है एक तरह से जो कम्युनल फोर्सेस थे उनको उन्होंने दूर रखा. उन्होंने एक स्टेबिलिटी दी बंगाल को. कौन से कम्युनल फोर्सेस थे राजदीप जी जब लेफ्ट आया? एक लैंड रिफॉर्म्स के अलावा उन्होंने लॉन्ग टर्म में क्या किया? 92 में दंगे हुए, ज्योति बासु के बंगाल में उन्होंने दंगे होने नहीं दिए जिस तरह से मेरे मुंबई और उन्हीं ज्योति बासु के बंगाल में जो सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक माइनॉरिटीज की स्थिति देश में सबसे ज्यादा खराब है राजदीप जी. सर दैट इज बिकॉज सर देखिए उनके कार्यकाल, जब आप 20 साल मुख्यमंत्री रहते हैं, आपने कई गलतियां की. आपने एक स्टेबिलिटी दी, लेकिन उसके साथ साथ बंगाल वाज रिड्यूस्ड टू अ वेस्टलैंड व्हेन इट केम टू इंडस्ट्री. इंडस्ट्री बिल्कुल आपने वहां खत्म कर दी. लोगों की गरीबी इसकी वजह से बढ़ गई, ये मैं मानता हूं, हिंदू हो या मुस्लिम. लेकिन उन्होंने लोगों को कम से कम हमेशा जोड़ने की कोशिश की. व्हेन इट केम टू सीरियस इश्यूज, वेदर इट वाज आफ्टर 92, बंगाल वाज, देयर वर नो राइट्स इन बंगाल. दैट इज द ट्रूथ ऑफ द मैटर. कम्युनल राइट्स ही स्टॉप्ड. आज देखिए छोटे मोटे होते हैं कि नहीं बंगाल में. वैसे इस लिस्ट में हमें आपकी एक जमाने में बीजू बाबू को कहा गया द जायंट ऑफ ओडिशा. आज का नाम जोड़ूंगा. 20-25 साल से रहे हैं. जिस तरह से उन्होंने कुछ स्कीम्स वहां ओडिशा के लिए की है, सराहनीय ही है. आप हर व्यक्ति को प्लीज. राजदीप जी, आपको लिस्ट में 5 रखने, इसमें अरविंद केजरीवाल के नाम पर भी डिबेट हो सकती है. चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, समय की कमी है. ये सवाल अमित सावले का है कि अगर आज राजीव गांधी जिंदा होते तो हमारा देश कहां और किस जगह खड़ा होता और कांग्रेस किस हालत में होती? इंटरेस्टिंग. सर आजकल राजीव गांधी की यादें बहुत लोगों को आ रही है, कमलनाथ से लेकर हमारे दोस्त यहाँ इस प्रोग्राम पर. देखिए राजीव गांधी वॉज प्राइम मिनिस्टर फॉर 5 years, तो हम नहीं कह सकते कि उनकी कोई उस तरह की विरासत थी. ही डिड डेफिनेटली ट्राई टू मॉडर्नाइज इंडिया, टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर्स. आई रिमेम्बर वो हिज आइडिया, जो कंप्यूटर का आइडिया था कि एक टेलीकॉम कमीशन हो. लेकिन मुझे लगता है कि क्योंकि बोफोर्स जिस तरह से उनके 86 के बाद उनकी सरकार को लगातार कमजोर करता गया, जो गलतियां उन्होंने की, जो श्रीलंका में हो, असम में हो, कई गलतियां भी हुई उस टाइम. मुझे लगता है अयोध्या में गलतियां हुई, जो मेजॉरिटी कम्युनलिज्म के साथ, माइनॉरिटी कम्युनलिज्म के साथ शाहबाज मानो केस में आपने एक तरह से कॉम्प्रोमाइज किया. तो राजीव गांधी को आज आप कैसे देखते हैं? यस, आई थिंक इफ ही हैड गॉट इलेक्टेड इन 91, उनकी जो गलतियां थी शायद वो उनको सुधारने की कोशिश करते. लेकिन हम उन्हें आज की तारीख में कैसे जज करें कि आज की तारीख में कैसे, क्या राजीव गांधी कांग्रेस को बड़ी पार्टी बना सकते थे? ह्यूज क्वेश्चन मार्क. और एक मेरे जहन में जब आप बोल रहे थे राजदीप जी, तो आया कि कांग्रेस के बिगड़ने और बिखरने की एक बड़ी जमीन ये है कि कांग्रेस लॉस्ट यूपी एंड बिहार. कई लोगों को लगता है कि ये चीज 89 और 90 में हुई. मुझे लगता है कि ये प्रोसेस इंदिरा जी के रहते हुए 80 to 84 में ही शुरू हो चुका था. व्हेन यू आर शफलिंग चीफ मिनिस्टर्स, जैसे वो पैक ऑफ कार्ड्स हो, वो तो चूंकि एक, जिसको जैसे आडवाणी जी कहते हैं, एक शोक सभा का चुनाव आ गया, तो आपकी वो कमी ढक गई. लोगों ने फिर से कांग्रेस को वोट दे दिया और उसके बाद राजीव भी उसको फिक्स नहीं कर पाए. अगर राजीव यूपी बिहार फिक्स कर पाते तो पॉलिटिकली सर्वाइव सस्टेन करते, अगर नहीं कर पाते तो बिना यूपी भी. देखिए नरेंद्र मोदी 2014 में दावा ठोकते हैं, उसके पहले 2013 में अमित शाह को यूपी भेजते हैं. आप दहाई में नहीं थे यूपी में और आप 70 के ऊपर सीटें जीत के लाते हो, तब आपका दावा होता है. सर एक फर्क है ना. लेट्स बी फेयर टू मिस्टर मोदी यहाँ, क्योंकि यहाँ मैं मिस्टर मोदी जी देखिए एक तरह से एक प्रोसेस से आए हुए हैं.
प्रचारक रहे, फिर सेक्रेटरी रहे, फिर संगठन के इंचार्ज रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, उसके बाद मुख्यमंत्री बनते और फिर प्रधानमंत्री बनते। तो एक प्रोसेस थी। राजीव गांधी पायलट थे एक दिन, अगले दिन कांग्रेस के एक तरह से नंबर 2 बन जाते इंदिरा गांधी के साथ। और आपकी बात बिल्कुल सही है, 80 और 84 के बीच उन 4 सालों में जिस तरह से कांग्रेस लगातार कमजोर होती गई, इंदिरा गांधी इतनी इनसिक्योर थी, एक के बाद एक मुख्यमंत्री उन्होंने राज्यों पर थोपे, उसका आज कांग्रेस के ऑर्गेनाइजेशन को नुकसान भुगतना पड़ रहा है। तो राजीव गांधी जब पायलट से पॉलिटिशियन तुरंत एक दिन में बन जाते हैं, तो उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई। उनकी ट्रेनिंग कहाँ थी? मोदी जी की जो भी आप आलोचना करें, उनकी ट्रेनिंग तो हुई है। पूरी तरह से राजनीति और संगठन में उनकी ट्रेनिंग हुई है। ये मोदी जी के लिए एक एसेट है और अमित शाह के लिए एसेट और कोई भी बहस शुरू होती है राजीव गांधी की भी, वो अब आप एक काम मोदी जी पे आ जाती है। जो मैंने 30 सेकंड में अभी कहा है ना, इसका क्लिपिंग आप भाजपा के इंटरनेट सेल को भेजिए कि राजीव जी ने कहा है कि मोदी जी एक प्रोसेस से आए हैं। राजदीप जी लल्लन टॉप का काम नहीं है किसी भी पार्टी को। अभी भाजपा वाले, कांग्रेस वाले और दूसरे दल अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से क्लिपें उठाते रहते हैं। हमारी जवाबदेही देश की जनता के प्रति। मोदी जी हैज अ करियर ग्राफ व्हिच राजीव गांधी डिड नॉट इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग। ये फर्क है। देखिए, ट्रेनिंग तो उस परिवार में से पंडित नेहरू की हुई। नहीं, सी अगेन आई डिसएग्री। इंदिरा गांधी वाज नहीं, कम ऑन राजदीप जी, इंदिरा गांधी की क्या पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई बताइए मुझे। बाल स्वयं सेवक के तौर पर रही, विदेश में रही, फिर उनके पति चुनाव लड़ने लगे। शी वॉज परमानेंटली इन प्राइम मिनिस्टर्स हाउस। प्राइम मिनिस्टर्स हाउस से कि साहब नेहरू के बाद कौन शास्त्री आए, तो एक नेहरू की लेगेसी के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे रखी गई। उसके बाद जो कांग्रेस का ओल्ड गार्ड था, उन्होंने उनको प्रोजेक्ट दिया। व्हेन यू से पॉलिटिकल ट्रेनिंग, आई एम सेइंग कि नेहरू की पॉलिटिकल ट्रेनिंग हुई क्योंकि नेहरू अवध और उसके इलाकों के किसानों की समस्याएं जानने के लिए घूमे, बिल्कुल जमीन के लेवल पर बाहर पढ़े, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे 2-3 दफा। तो उसको आप पॉलिटिकल ट्रेनिंग, आप जेल में रहे, आपने दुनिया भर के नेताओं से संवाद किया, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिकल ट्रेनिंग। आपने अधिवेशन ऑर्गेनाइज किए, सब चीजों के साथ जुड़े। लेकिन बाकी ये गांधी नेहरू परिवार तस्करी में रख के मिला है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। एक है जो आप किसी एक छोटे पद से ऊपर आ जाते हैं, जैसे मैंने कहा मोदी जी प्रचारक, फिर सेक्रेटरी पार्टी, ये बने स्टेप बाय स्टेप। वाजपेयी फॉर दैट मैटर। और दूसरी मैं कहता हूँ ऑन जॉब ट्रेनिंग। इंदिरा की एक तरह से ऑन जॉब ट्रेनिंग तो कम से कम हुई, और वो केवल नेहरू जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ही नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं वो उनके जो विचार थे, वो फ्रीडम मूवमेंट जो था उस समय, उनके घर जिस तरह के लोग आते थे, अगर सर मेरे घर रोज महात्मा गांधी आते, मैं भी थोड़ा तो सीख पाता गांधी जी से। और इमरजेंसी लगा देता।